Hello students, how are you? Students, we are studying your chapter number 9, that is the living organisms and the surroundings. Okay, हम chapter 9 पढ़ रहे हैं आपके साइंस सब्जेक्ट का कि the living organism and surroundings. ओके तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ देखा था कैमल के बारे में, फिश के बारे में. वो कुछ अलग अलग सराउंडिंग में रहते हैं, अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं. तो उन्होंने कुछ एडप्ट किया हुआ है. एडप्टेशन की हमने देखी थी. यस, डेफिनेशन कुछ एडप्ट किया हुआ है, था ना कुछ ऐसा? यस, याद करो, एडेप्टेशन की डेफिनेशन देखी थी. तो ये सारी चीजें हमने देख ली. पर अब हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैसे? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हैबिटेट. अब हैबिटेट किसे बोलते हैं? पहले हमने ऐसा डिस्कस किया हुआ है कि हैबिटेट का मीनिंग कुछ सराउंडिंग जैसे एटमॉस्फेयर जैसा ही होता है. यानी कि ये जो बुजोर पहली हिमालय में, राजस्थान में और जगन्नाथपुरी में गए थे तो हर जगह का एटमॉस्फेयर अलग था. इट मीन्स वहाँ का सराउंडिंग अलग था. इन सेम वे वहाँ का हैबिटेट अलग था. ओके कि वहाँ की कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलग थी, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग थी. तो यहाँ पर हैबिटेट किसे कहते हैं? चलो देखते हैं कि द सराउंडिंग वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड अ हैबिटेट. द सराउंडिंग यानी कि जो आजू बाजू की जो चीज़, जैसा हमने बोला कि द सराउंडिंग वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्ड इज कॉल्ड हैबिटेट. जिस जगह पर, जिस सराउंडिंग में ऑर्गेनिज्म रहता है, सपोज ये ऑर्गेनिज्म या फिर मैं ऑर्गेनिज्म, मैं जिस सराउंडिंग में रहता हूँ, जैसे हमने बोला सराउंडिंग यानी कि एटमॉस्फेयर, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन. ओके, जिस सराउंडिंग में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसे बोलते हैं हैबिटेट. ओके, द सराउंडिंग वेयर द ऑर्गेनिजम्स लिव्ड इज कॉल्ड हैबिटेट. ओके, ये याद रखना है, डेफिनेशन में आ सकता है. नेक्स्ट है कि द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड फॉर देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑन देयर हैबिटेट. द ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट ऑन, वो क्या करते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड है. किसके ऊपर डिपेंड है? यस, डिपेंड ऑन देयर फूड, देयर वाटर, देयर एयर एंड देयर शेल्टर. ओके, ये जो हैबिटेट है वहाँ से उन्हें क्या क्या मिलता है? दे हैव द फूड, दे हैव द एयर, दे हैव द शेल्टर. ये जो सारी चीज़ें वहाँ से उन्हें मिलती है. ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ एंड अदर नीड्स ऑन देयर हैबिटेट. ओके, ये जो हैबिटेट है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट क्यों है? यस, वहाँ से उन्हें उसका फूड मिल जाता है, वहाँ से उसका शेल्टर यानी कि रहने की जगह, होम. शेल्टर का मीनिंग है होम. ओके, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से उसे मिलती है. ओके, चलो आगे देखते हैं कि हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस. अ हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस और अ होम. हैबिटेट क्या है? हैबिटेट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए उसका घर है, उसकी प्लेस है. हैबिटेट उसके लिए उसका घर है. ड्वेलिंग प्लेस, इट इज़ अ सिनोनिम ऑफ अ होम. ओके, जहाँ पर रहते, ड्वेलिंग प्लेस यानी कि जिस जगह पर हम रहते उस जगह को बोलते ड्वेलिंग प्लेस. मेरा ड्वेलिंग प्लेस है मेरा घर, आपका ड्वेलिंग प्लेस है आपका घर. ओके, तो हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस और अ होम. एंड सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स may share the same habitat. Okay, and several kind of plants and animals share the same habitat. चलो इसका मीनिंग क्या है? सपोज कि हमारा घर है, 3 फ्लोर का घर है. ओके, तो उसमें से फर्स्ट फ्लोर जो है वहाँ पर हम लोग रहते हैं. यानी कि अगर मान लो कि मेरा एग्जांपल जो, तो मैं, मम्मी, पापा, हम 3 लोग रहते हैं. सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर जो है वो मैंने रेंट पे दिया हुआ है. सेकेंड फ्लोर पे कोई 4-5 बॉयज़ है जो जॉब करते हैं यहाँ पर. ओके, मेरे सिटी में जॉब करते हैं, उन्हें दिया हुआ है. और जो थर्ड फ्लोर है वहाँ पर एक फैमिली रहता है जो बाहर से आया हुआ है. ओके, तो ये क्या हुआ? यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है कि द सेवरल ऑर्गेनिजम्स शेयर देयर हैबिटेट. ओके, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना हैबिटेट, अपना होम क्या करते हैं? शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. अब ऐसा तो नहीं है कि भाई जगन्नाथपुरी में जो बीच है या फिर जो सी है वहाँ पर सिर्फ फिश ही रहती है. ऐसा नहीं है ना. उसका जो हैबिटेट है, उसका जो आजू बाजू का सराउंडिंग है, वहाँ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं. यानी कि उसका घर शेयर्ड है, यानी कि अलग अलग लोगों को शेयर किया हुआ है. जैसे हमारा 3 फ्लोर का घर था तो पहले फ्लोर पे हम रह रहे, सेकंड फ्लोर पे कोई बॉयज रह रहे जो जॉब कर रहे, और थर्ड फ्लोर पे एक फैमिली रहता है. तो वी आर शेयरिंग अवर हैबिटेट विद द 3 पीपल्स. ओके, 3 पीपल्स यानी 3 काइंड ऑफ पीपल्स. 3 पीपल्स तो नहीं है. ओके, ग्रुप ऑफ 3 पीपल्स, ऐसा आप मान लो. ओके, अलग अलग ग्रुप को हमने शेयर किया हुआ है. नीचे हमारा ग्रुप है, अपना घर. ओके, सेकंड फ्लोर पे जो बॉयज रह रहे और थर्ड फ्लोर पे एक फैमिली रह रहा है. ओके, तो ऐसा भी होता है कि वो अपना जो शेल्टर है उसे शेयर करते हैं. क्लियर? चलो आगे देखें कि द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन अ लैंड आर सेड टू लिव इन अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या लिखा हुआ है? द प्लांट्स एंड द एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड.
तो whatever the plants, whatever the animals, whatever the organism that we are seeing in our land, जो हम जमीन के ऊपर देखते हैं, जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स है, उसे क्या बोलते हैं? यस, उसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये याद रखना है, किसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं? कि जो भी प्लांट्स, जो भी एनिमल्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, ऑन द लैंड, जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। क्लियर? ये एक हो गया टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। उसमें क्या आता है वो भी देखते हैं कि सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स। चलो, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में क्या आता है? अलग अलग टाइप के रीजन्स। हैबिटेट का मीनिंग अभी हमने देख लिया कि भाई अलग अलग टाइप के रीजन्स, अलग अलग टाइप के सराउंडिंग। तो उसमें क्या इंक्लूड होगा? तो इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स देयर आर सेवरल काइंड ऑफ हैबिटेट्स सच एज अ फॉरेस्ट, सच एज अ माउंटेन्स, सच एज अ डेजर्ट्स, यहाँ पर लिखा हुआ ही है, ओके, सच एज अ ग्रासलैंड्स, कोस्टल एरियाज, बहुत सारे। फॉरेस्ट एक अलग हैबिटेट हुआ, वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलग होगी। माउंटेन रीजन कुछ अलग हो गया, ग्रासलैंड कुछ अलग जगह हो गई, ओके। एक्वेटिक रीजन वो भी कुछ अलग हो गया, ओके। तो हर जगह के अलग अलग हैबिटेट, हर जगह पर अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई बहुत सारे हमारे पास टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, जमीन के ऊपर वाले कोस्टल एरिया, यानी कि जो दरिया के आजू बाजू में वो कोस्टल एरिया। वहां पर हमने देखा था कि भाई केरला में आपको क्या मिलेंगे? यस, कोकोनट ट्रीज मिलेंगे। राजस्थान में आपको क्या मिलेंगे? तो यस, वहां पर कैक्टस मिलेंगे। तो हर जगह पर अलग अलग, हर जगह की एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलग, यानी कि उसका हैबिटेट अलग, ओके। चलो आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, द हैबिटेट्स ऑफ plants and animals that live in water called aquatic habitats, okay. And second, the first one is terrestrial habitat, and the second one, okay, so whatever the plants and animals that are lived under the water or under the sea, यहाँ पर लिखा हुआ है plants and animals live in water, जो water के अंदर रहते हैं, these are calls, क्या उसे कहते हैं? aquatic habitat, ओके। एक्वेटिक हैबिटेट में क्या इंक्लूड होता है कि वॉट एवर द प्लांट्स एंड वॉट एवर द एनिमल्स, वॉट एवर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर लिव इनसाइड द वाटर, दैट आर लिव इन द वाटर, दैट इज कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट, ओके। एक्वेटिक उसे बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। क्लियर? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो लैंड के ऊपर पाए जाते हैं, और एक्वेटिक हैबिटेट जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं, ओके। एक्वेटिक हैबिटेट में भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल में हमने देखे थे, चलो यहाँ पर मैं पिक्स दिखाता हूँ। सपोज के फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, ओके। तो ये देखो अलग अलग हैबिटेट टेरेस्ट्रियल। अब एक्वेटिक हैबिटेट्स में क्या क्या हो सकता है, चलो वो देखते हैं कि पॉन्ड, स्वैम्प, लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पानी कहाँ पर हो सकता है? ओके, पॉन्ड, यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी, पॉन्ड्स, फिर रिवर्स, लेक्स, ओशियन, ओके। बहुत टाइप के अलग अलग आपको पिक्चर्स भी दिख रहे हैं। पॉन्ड कैसा होता है, स्वयं से छोटा सा होता है, ओके। लेक्स कैसे होते हैं, रिवर्स कैसी होती है, वाटरफॉल्स कैसे होते हैं, ओशियन कैसा होता है, सारी की सारी चीज़ें हमें दिख भी रही है यहाँ पर, ओके। तो ये एग्जाम्पल किसके? एक्वेटिक हैबिटेट, जो पानी के अंदर जो जीव सृष्टि रह रही है, जहाँ पर जीवन है उसे एक्वेटिक हैबिटेट, और जमीन के ऊपर जो जीवन है वो है हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। क्लियर? आगे देखते हैं कि देयर आर लार्ज वेराइटी इन अ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। पहले ऐसा बोला कि भाई अलग अलग है, कि भाई अलग अलग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से क्या, कि भाई फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, माउंटेन्स है। अब उसी के अंदर भी टाइप्स, ओके। ये जो लाइन है उसमें क्या कह रहे हैं कि देयर आर अ लार्ज वेराइटी ऑफ अ डेजर्ट की भी अलग अलग वेराइटी, देयर आर अ लार्ज वेराइटी ऑफ अ फॉरेस्ट की भी अलग अलग वेराइटी, लार्ज वेराइटी ऑफ माउंटेन्स भी अलग अलग, लार्ज वेराइटी ऑफ कोस्टल एरिया भी अलग अलग। कैसे? चलो अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो पहाड़ मध्य प्रदेश में है, जो पहाड़ गुजरात में है, और जो पहाड़ राजस्थान में है, सपोज मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान अभी रहने देते हैं, वहां पर जो पहाड़ है, क्या वो हिमालय पे जो पहाड़ है उससे सेम होंगे? नहीं होंगे ना। तो क्या है, माउंटेन रीजन्स अलग। फिर जो फॉरेस्ट मेघालय चेरापूंजी साइड है, क्या वैसा ही फॉरेस्ट नीचे केरला में होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहां पर बहुत रेन आती है, वहां पर अलग टाइप का फॉरेस्ट है। क्या सेम टू सेम ऑस्ट्रेलिया में होगा? नहीं होगा। तो अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के भी टाइप है, ओके। आगे देखते
कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्वेटिक हैबिटेट्स एज वेल। जैसा हमने टेरेस्ट्रियल में देखा कि भाई फॉरेस्ट के अलग अलग टाइप ऐसा है, तो दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट जो हमारा है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। कैसे? कि भाई हिमालय में जो रिवर निकलती है और जो रिवर गुजरात में निकलती है, दोनों में डिफरेंस है। जो रिवर सपोज साउथ अफ्रीका में निकलती है और जो रिवर ऑस्ट्रेलिया में निकल रही है या फिर अमेरिका में निकल रही है, वो अलग अलग है। ओके, जो ओशियन हमारे नीचे केरला के साइड जो ओशियन है, सेम टू सेम ओशियन एंटार्क्टिका साइड नहीं है। ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिया के ओशियन के पास मिलते हैं वो एंटार्क्टिका में नहीं मिलते। तो ओशियन भी अलग अलग, रिवर्स भी अलग अलग, पॉन्ड्स भी अलग अलग। ओके, चलो तो आगे देखते हैं कि द लिविंग थिंग्स सच एज अ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। हमने देखा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स, एंड नाउ बायोटिक। ये जो लिखा हुआ है कि बायोटिक कंपोनेंट्स किसे बोलते हैं? बायो यानी कि जीव, जिसमें जीवन है, जो जिंदा है, ऐसी चीज है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होंगे? यहां पर लिखा है कि द लिविंग थिंग्स, द वॉट एवर द लिविंग थिंग्स सच एज अ प्लांट्स, एनिमल्स, okay, that are present in that habitat, whatever the living things that are present in the particular habitat, that is called biotic components। जो जिंदा चीजें हैबिटेट में है उसे बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास के वेरियस नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर। ओके, एंड ऐसा तो नहीं सिर्फ जिंदा चीज होगी, देयर विल बी ऑल्सो अ प्रेजेंस ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग्स सच एज अ सॉइल, यस, सच एज अ रॉक, सच एज अ एयर। तो ये जो सारी चीज हैबिटेट कंस्टिट्यूट इट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक यानी कि क्या? जो चीजें जिंदा नहीं है। तो वॉट एवर द कंपोनेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर हैबिटेट, दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स अ सॉइल, अ रॉक, अ वाटर, द एयर एंड ऑल्सो द सनलाइट। जो सनलाइट भी उसे मिल रही है जो जिंदा तो नहीं है ना भाई। सनलाइट अपने आप पैदा होती है, ऐसा कुछ है, वो बड़ी होती है, छोटी होती है, ऐसा नहीं है ना। सनलाइट भी है नॉन लिविंग कंपोनेंट या फिर एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक यानी जिंदा, एबायोटिक यानी कि जो जिंदा नहीं है। तो आगे के सनलाइट एंड हीट आल्सो फ्रॉम एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट। एज वी सेड अर्लियर दैट सनलाइट एंड हीट आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, वो भी उसका एक हिस्सा है, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट में जितनी भी जिंदा चीजें नहीं, सारी की सारी सोच लो आप, जो भी दिमाग में आता है। आप अपने घर का रीजन ले लो, सोच लो कि कौन कौन सी जिंदा चीजें नहीं है। ओके, उसके बाद वहां पर कौन सी जिंदा चीज है वो सोच लो। उसके बाद दूसरा रीजन देखो कि वहां पर कौन कौन सी चीजें जिंदा है। ओके, चलो हैबिटेट क्लियर हो गया। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्लिमेटाइजेशन। क्लाइमेटाइजेशन हमने सुना है, ओके, यानी कि जो हमारा क्लाइमेट है उसकी जो कंडीशन है वो सारी चीजें। अब एक्लिमेटाइजेशन उसका थोड़ा सा रिवर्स है, तो वो क्या है? चलो वो सीखते हैं कि एक्लिमेटाइजेशन मीन कि देयर आर सम चेंजेस दैट कैन हैपन in an organism over a short period of a time to help them adjust to some changes in their surroundings। क्या लिखा हुआ है कि there are some changes that can happen in a organisms in a short period of time। ओके, जो ऑर्गेनिज्म है, जो जिंदा चीज है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। कितने टाइम में? थोड़े से टाइम में। थोड़ा टाइम यानी 1-2 दिन में नहीं, थोड़ा टाइम यानी कि 100 साल, 50 साल, 200 साल ऐसा। ओके, या फिर 2 साल, 3 साल, 5 साल, ऐसा जो चेंजेस आता है, या फिर हर साल जो चेंजेस आता है, ओके, वैसा चेंजेस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आता है, टाइम टू हेल्प देम एडजस्ट सम चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। ओके, उससे क्या होता है कि जो भी चेंज उसके बॉडी में आए, जो भी चेंज वहां पर आए, उसकी मदद से वो क्या करेगा? टू हेल्प देम टू एडजस्ट। ओके, टू हेल्प देम टू एडजस्ट इन द सराउंडिंग। ओके, वहां पर सराउंडिंग में जो थोड़ा सा चेंज आया, इसका मीनिंग ये कौन सा चेंज है कि जो हमारी सीजन चेंज होती है, विंटर, समर, मॉनसून, ये शॉर्ट टाइम में चेंज हो जाते हैं। ओके, तो उस टाइम पे जो उसके अंदर चेंजेस आते हैं टू विथस्टैंड इन द क्लाइमेटिक कंडीशन, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके सामने टके रहने के लिए जो चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस की बात है। तो उसे क्या कहते हैं कि फॉर इंस्टेंस इफ वी लिव इन द प्लेन्स एंड सडनली गो टू हाई माउंटेन रीजन्स वी मे एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज फॉर सम डे। ओके, सपोज वी आर लिविंग इन अ प्लेन्स, यानी आप ग्राउंड वाले इलाके में रह रहे हो,
सपोज कि आप रह रहे हो राजस्थान में, आप रह रहे हो मध्य प्रदेश में, आप रह रहे हो महाराष्ट्र में, आप रह रहे हो गुजरात में, आप रह रहे हो बेंगलोर में या कोलकाता में, ओके। तो इफ यू आर लिविंग इन अ प्लेन्स एंड सडनली यू आर गोइंग टू अ प्लेस वेर इज देयर इज हाई एल्टीट्यूड एंड माउंटेनियर रीजन, उसके बाद अगर आप माउंटेन रीजन में रहने जाते हो तो क्या होता है, हम सभी को पता है कि जब हम हाइट पे जाते हैं ना तो हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा लिखा है कि वी मे एक्सपीरियंस द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो हमें क्या होगा, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि हम कुछ अलग एटमॉस्फेयर में रहते थे, कुछ अलग हैबिटेट में रह रहे थे। वहाँ से यहाँ जो क्लाइमेट था वहाँ से कुछ अलग था, तो वहाँ पर हमें क्या होगा, तकलीफ होगी, वहाँ पर हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज और ऐसा करना पड़ेगा, हमारे बॉडी को उसके मुताबिक ढालना पड़ेगा, ओके। जो कंडीशन है उसके मुताबिक हमें वहाँ ढालना पड़ेगा, ओके। ऐसा होगा ही, ऐसा हमने देखा हुआ है। अगर आप रह रहे हो ज़मीन पर, पानी में जाओगे तो ऐसा ही फील होगा जैसे ज़मीन में रह रहे हो। अगर आप पहाड़ी इलाकों में रह रहे हो और सडनली आप डेजर्ट में आ जाओ तो आपको सेम फीलिंग होगी, नहीं, कुछ अलग लगेगा, ओके। तो चलो देखते हैं कि वी नीड टू ब्रीथ फास्टर व्हेन वी आर ऑन हाई माउंटेन्स, ओके। व्हेन वी आर ऑन हाई माउंटेन्स वी नीड टू ब्रीथ फास्टर। पता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है, बॉडी को तो उतना ही ऑक्सीजन चाहिए पर मिल रहा है कम मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ब्रीथ फास्ट, ऐसा होने लगेगा, ओके। क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कम है और हम जहाँ पर रहते वहाँ इनफ है, वहाँ पर कम है, ओके। सो आफ्टर सम डेज आवर बॉडी एडजस्ट टू चेंज condition on high mountains, and whenever we are living on a high mountains, okay, and day by day our body will adjust to that atmospheric condition of a high mountains। हम 4-5 महीने 1-2 साल जब रहने लगेंगे तो हमारा बॉडी उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस को एडॉप्ट कर लेगा, ओके। ऐसा होता है कि भाई पहले डिफिकल्टी हो रही थी, हम ऐसा सुनते कि भाई ये वहाँ रहने गया, दूसरे कंट्री में गया या दूसरे राज्य में गया, तो पहले उसे प्रॉब्लम होती थी वहाँ की क्लाइमेट से, पर अब वो एडजस्ट हो गया है। तो वो एडजस्ट नहीं हुआ, उसका बॉडी एडजस्ट हो गया, उसके बॉडी ने एडजस्टमेंट कर लिया है अपने आप। सो सच स्मॉल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, ओके। तो जो ऐसे चेंज आ रहे हैं, सच चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ ऑर्गेनिज्म इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये थोड़े से टाइम में, 1-2 साल में, 4-6 महीने में जो बॉडी के अंदर चेंज आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म, मैं सिर्फ इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ों की बात है, ओके। सारी की सारी, ये तो आपको पता चले कि क्या चेंज हो रहा है इसलिए। तो ये जो छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम्स ड्यू टू चेंजेस इन द सराउंडिंग, किसके लिए ये चेंजेस क्यों आए, टू ओवरकम द स्मॉल प्रॉब्लम्स that occurs because of the surrounding, ओके। जो भी प्रॉब्लम लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंडिंग चेंज होने की वजह से हुई, ओके, उसके सामने वो ओवरकम हो सके, उसके सामने वो लड़ सके, आर कॉल्ड acclimatization, ओके। जो भी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो भी छोटे छोटे चेंजेस आते हैं सराउंडिंग की कंडीशन बदलने की वजह से, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ओके। जो भी छोटे छोटे चेंजेस आते हैं सराउंडिंग की कंडीशन बदलने की वजह से, उसको ओवरकम करने के लिए ऑर्गेनिज्म अपने आप को उसमें ढाल लेता है, एडजस्ट कर लेता है। उस एडजस्टमेंट को, उस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, एक्लिमेटाइजेशन। कि जो भी क्लाइमेट में चेंज हुआ है, ओके, सपोज के समर चल रहा है, ओके, तो हम क्या करते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, विंटर चल रहा है तो उस टाइप के कपड़े पहनते हैं। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके मुताबिक हम ढल जाते हैं, ओके। तो उसे बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। ये हमारी बात नहीं है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात है। हमने देखा है कि जब ऑटम आती है तो क्या होता है, पत्ते गिरने लगते हैं प्लांट्स में से, ओके। फिर विंटर जब आता है तब, या फिर जो हमारे जो दूसरी कोई सीजन है तब उसमें ब्लॉसम आती है, ओके, फूल खिलने लगते हैं। तो ये जो सारे चेंजेस है, दिस चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम द एडेप्टेशन दैट टेक्स प्लेस ओवर द 1000 years, ओके। बट एक्लिमेटाइजेशन एंड द एडेप्टेशन आर बोथ द डिफरेंट थिंग। ये उससे कुछ अलग है। कैसे? एडेप्टेशन जो है हमारा वो क्या है कि वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर में आता है, और एक्लिमेटाइजेशन क्या है, वो 4-6 महीने में, 1-2 साल में आ जाता है। जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है उसके मुताबिक आ जाते हैं। क्लियर? तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, आगे का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।